अब मामलात ओपन हो गए हैं, इसलिए अब ये चक्कर नहीं चल सकता कि डॉक्टर जोसेफ को कहकर रास्ता खुलवा सके। उस स्क्रीन चेकिंग का मुझे ख्याल ही न था, वरना मैं पहले ही उसको फायर करके तबाह कर देता। इमरान ने मशीन पिस्टल जेब में डालते हुए कहा। अब तो उस आर्चर से भी बात करने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि डॉक्टर जोसेफ ने उसे सारी तफसील बता दी होगी, सफ्तर ने कहा। हाँ, और अब हमें जो कुछ करना होगा फौरी करना होगा। मेरा ख्याल है कि हम उस कुएं से ही कार्रवाई का आगाज करें। यहाँ से ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, और किसी भी लम्हे इस सिक्योरिटी विंग को मिसाइलों से उड़ाया जा सकता है, इमरान ने कहा। कुछ न कुछ करो तो सही, पहले ही काफी वक्त जाया हो गया है, तनवीर ने झुलाए हुए लहजे में कहा। आओ पहले इस रास्ते को ओपन करें, इमरान ने कहा और वापस मुड़ने लगा। इस मशीनरी को तबाह कर दें, वरना किसी भी वक्त ये हमारे लिए मसला बन सकती है, सफदर ने कहा। रास्ता खोल लें फिर, इमरान ने कहा, और फिर एक मशीन को ऑपरेट करके उसने रास्ता खोला, और फिर इमरान, जोलिया और कैप्टन शकील समेत मशीन रूम से बाहर आ गया, जबकि सफदर और तनवीर दोनों ने मशीन पिस्टल्स की फायरिंग करके मशीनरी को तबाह करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो भी उस खुले रास्ते से सिक्योरिटी विंग से बाहर निकले और मैदान में आ गए। उनके कदम तेजी से उस मास्टर वेल की तरफ उठ रहे थे, लेकिन मास्टर वेल के करीब पहुंचकर वो बेख्तियार हो गए, क्योंकि कुएं की छत दोबारा बराबर हो चुकी थी। ओह, अब उसे अंदर से भी नहीं खोला जा सकता, क्योंकि मशीनरी तबाह हो चुकी है। अब उसे बमों से ही उड़ाया जा सकता है, इमरान ने कहा। लेकिन हमारे पास बम तो हैं, लेकिन वो वायरलेस बम हैं। लेकिन उसको नीचे उतरकर ही बम फायर कर सकते हैं, सफ्तर ने कहा। मेरा ख्याल है इमरान साहब कि हम गलत अंदाज में काम कर रहे हैं। रेड ब्लॉक्स की दीवार किसी सूरत भी नहीं तोड़ी जा सकती, और पाइप भी हमने देखे हैं, वो इतने चौड़े नहीं हैं कि मिस जोलिया भी उस सुराख से अंदर जा सके। इसलिए हम सिवाय बम जाया करने के और कुछ न कर सकेंगे। और दूसरी बात ये कि इस दौरान आर्चर ने यहाँ किसी न किसी ग्रुप को भेज देना है। हो सकता है कि वो हेलीकॉप्टर पर आए। इस सूरत में वो इस कुएं को खुला देखकर उसके अंदर भी बम या मिसाइल फायर कर सकते हैं, कैप्टन शकील ने कहा। तो इमरान ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। तुम्हारी बात ठीक है, हम वाकई बुरी तरह फंस गए हैं। हमें कुछ और सोचना चाहिए, इमरान ने कहा। इमरान साहब, एक तजवीज मेरे जहन में है, अचानक सफ्तर ने कहा। वो क्या? इमरान ने चौंक कर पूछा। इस लेबॉर्ट्री के लिए ताज़ा हवा के हसूल के लिए उन्होंने लाजमन कहीं एयर स्कैनिंग मशीनें लगा रखी होंगी, और वो यकीनन उस लेबॉर्ट्री से बाहर ही होंगी। अब हमें ये तो अंदाजा हो चुका है कि लेबॉर्ट्री कहाँ है और किस तरफ है। अगर हम घूमकर दूसरी तरफ जाएं तो यकीनन हमें उन्हें तलाश कर सकते हैं, सफ्तर ने कहा। फिर क्या होगा? इमरान ने कहा। हम उसके जरिए अंदर बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर सकते हैं, सफ्तर ने कहा। लेकिन रास्ता कैसे खुलेगा? असल मसला तो यही है, इमरान ने उलझे हुए लहजे में कहा। हाँ, ये बात तो वाकई सोचने की है, सफ्तर ने कहा। मैं कहता हूँ कि वापस सिक्योरिटी विंग में चलो और वहां तमाम बमों को मिलाकर तहखाने में मौजूद दीवार पर आजमाओ। कोई न कोई सूरत निकल ही आएगी, तनवीर ने कहा।
नहीं, इस तरह हम सिवाय इन बमों को ज़ाया करने के और कुछ नहीं कर सकेंगे, इसलिए हमें कुछ और सोचना होगा, इमरान ने कहा और उस तरह इधर उधर देखने लगा जैसे किसी चीज का जायजा ले रहा हो। इमरान साहब, अचानक कैप्टन शकील ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो किसी खास चीज को देखकर चौंक पड़ा हो। क्या हुआ? इमरान ने चौंक कर पूछा। इमरान साहब, इस लेबोरेटरी का कोई ना कोई दूसरा वे भी होगा। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि तमाम साइंसदान इस सिक्योरिटी विंग से ही आते जाते रहते हों, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, होगा तो जरूर, लेकिन उसे तलाश करना और फिर उसे खोला कैसे जाएगा वो भी जाहिर है अंदर से ही खुलता होगा, इमरान ने कहा। इस बार तुम्हारा ज़हन क्यों काम नहीं कर रहा? जोलिया ने झुलाए हुए लहजे में कहा। मैं जादूगर तो नहीं हूं, इमरान ने कहा, और फिर उससे पहले कि मजीद कोई बात होती, अचानक सफदर ने दूर से हेलीकॉप्टर्स आने की इत्तला दी। ओह ओह, दौड़ो, सिक्योरिटी विंग में चलो, वरना खुली जगह पर हम यकीनन मारे जाएंगे, इमरान ने कहा, और उसके साथ ही वो सब इस तरह वापस दौड़ पड़े जैसे उनके पैरों में मशीनें फिट कर दी गई हों। और फिर थोड़ी देर बाद वो सिक्योरिटी विंग के अंदर दाखिल हो चुके थे। लेकिन इमरान समेत ये सब वहीं रुक गए क्योंकि अंदर तमाम मशीनरी तबाह हो चुकी थी और उस वे को अब बंद नहीं किया जा सकता था। चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर वहां पहुंचकर फिजा में मुअल्लिक हो गए। ये 2 हेलीकॉप्टर थे और उनका ताल्लुक एयरफोर्स से था। फिर उनमें से एक हेलीकॉप्टर नीचे उतर आया जबकि दूसरा फिजा में ही मुअल्लिक रहा। हेलीकॉप्टर नीचे उतरा तो उसमें से मशीन गन्नों से मुसल्लह 4 अफराद नीचे उतरे। वो बड़े चौकना अंदाज में इधर उधर देख रहे थे। इधर इधर आओ, इधर, इनमें से एक आदमी ने उस तरफ इशारा करते हुए कहा जिधर इमरान और उसके साथी मौजूद थे। क्या वो इधर गए हैं? दूसरे आदमी ने कहा। हाँ, और होशियार रहना, पहले आदमी ने कहा, और फिर वो चारों हाथों में मशीन गने उठाए बड़े मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगे। इमरान और उसके साथी अंदर होकर खड़े हो गए थे। उन्हें उस वक्त अपनी पोजीशन वाकई बेहद नाजुक महसूस हो रही थी। इमरान ने मुड़कर अपने साथियों को खामोश रहने का इशारा किया और उसके साथ ही उसने जेब से मशीन पिस्टल निकालकर हाथ में पकड़ लिया। और फिर जैसे ही वो चारों अफराद आगे बढ़कर मशीन पिस्टल की रेंज में आए, इमरान ने हाथ ऊंचा किया और दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की आवाजों के साथ ही वो चारों अफराद चीखते हुए नीचे गिरे और बुरी तरह तड़पने लगे। उसके साथ ही वो हेलीकॉप्टर जिससे ये अफराद नीचे उतरे थे एक झटके से ऊपर उठ गया और चंद लम्हों बाद ही वहां खौफनाक मिसाइलों की जैसे बारिश सी होने लगी और हर तरफ मिट्टी और धुआं सा फैलता चला गया। लेकिन इमरान और उसके साथी महफूज जगह पर थे, इसलिए इत्मीनान से खड़े थे। थोड़ी देर बाद दोनों हेलीकॉप्टर तेजी से मुड़े और जिस तरफ से आए थे उधर वापस चले गए। ये वापस क्यों चले गए हैं? जोलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। और क्या करते? अब ये जीपें लेकर काफी नफरी के साथ वापस आएंगे और अब खुली जंग होगी, इमरान ने कहा, और उसके साथ ही वो उछलकर बाहर आ गया। उसके साथी भी उसके पीछे बाहर आ गए। अब हमें फौरी वापस जाना है, इन लोगों के आने से पहले, वरना हम मारे जाएंगे, इमरान ने कहा और तेजी से आगे की तरफ दौड़ने लगा। उसके साथी भी उसके पीछे थे, लेकिन अचानक इमरान दौड़ते दौड़ते मुड़ गया और उसके साथी भी चौंक कर उसके साथ ही मुड़े और थोड़ी देर बाद वो कुछ फासले पर ऊंची ऊंची झाड़ियों के करीब पहुंच गए।
यहाँ बिखर कर रुक जाओ, अब हम उनके अकब में हैं। अब हमने कोई सवारी हासिल करनी है, इमरान ने कहा तो जोलिया उसके साथ रही, जबकि बाकी साथी इधर उधर झाड़ियों के पीछे हो गए। आने वाले अफराद से मशीन गनें वो झपट कर साथ ले आए थे। सिर्फ इमरान खाली हाथ था, जबकि जोलिया के हाथ में भी मशीन गन मौजूद थी। इस बार ये सब क्या हो रहा है इमरान? हम मुकम्मल तौर पर दिफाई पोजीशन में आ गए हैं और हालात भी दुरुस्त नहीं हैं, जोलिया ने होंठ चबाते हुए कहा। हाँ, इस बार सूरत हाल मुकम्मल तौर पर हमारे खिलाफ जा रही है और हमारे पास ना पीछे हटने का कोई रास्ता है और ना आगे बढ़ने का, और कोई बात भी समझ में नहीं आ रही, इमरान ने कहा तो जोलिया ने होंठ खींचकर खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद उन्हें दूर से फौजी जीपें तेजी से आती दिखाई दी। उनका रुख उसी तरफ था जिधर हेलीकॉप्टर से उतरने वालों की लाशें पड़ी हुई थीं, और फिर उन्हें एक हेलीकॉप्टर भी उसी तरफ से आता नजर आने लग गया। जीपों की तादाद 10 थी। तमाम जीपें वहां पहुंचकर रुक गईं, जहां लाशें पड़ी हुई थीं, और फिर जीपों में से मुसल्लह फौजी नीचे उतरे और तेजी से इधर उधर फैलते चले गए। उनकी तादाद 50 के करीब थी और वो सब मुतमईन दिखाई दे रहे थे। ये हेलीकॉप्टर से मार्क न कर लेंगे हमें, जोलिया ने कहा। नहीं, हम काफी फासले और साइड पर हैं, इसलिए उनका ख्याल इधर नहीं जा सकता, लेकिन जब हम उन्हें अंदर नहीं मिलेंगे तो वो लाजमन इस सारे इलाके का सर्वे करेंगे, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर क्या किया जाए, तुम बताओ। जोलिया ने कहा, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अब हम हालात के रहमो करम पर हैं। जैसे हालात होंगे वैसे ही मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा, इमरान ने कहा तो जोलिया उसे उस अंदाज में देखने लगी जैसे उसे इमरान के मुंह से ऐसी बात सुनने की तवक्को न थी। फौजी वहां बिखरे हुए थे, जबकि 10-12 फौजी उस खुले दहाने की तरफ चले गए थे और फिर वो उनके सामने नीचे उतर गए थे। फिर काफी देर बाद वो सब बाहर आ गए और बाहर मौजूद अपने साथियों के साथ खड़े हो गए। उनमें से एक के हाथ में ट्रांसमीटर था और उससे वो कॉल कर रहा था। उसके साथ ही फिजा में एक जगह साकित हेलीकॉप्टर हरकत में आ गया और उसने राउंड लगाना शुरू कर दिया। लेकिन इमरान और उसके साथी जाहिर है तरबियत याफ्ता थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को उन झाड़ियों में इस तरह कैमोफ्लेज किया हुआ था कि हेलीकॉप्टर वाले उन्हें चेक न कर सकते थे, और उसके साथ साथ वो मुकम्मल तौर पर साकित हो गए थे, क्योंकि इतनी बात वो भी जानते थे कि अगर मामूली सी हरकत भी हुई तो वो मार्क कर लिए जाएंगे, और अगर एक बार मार्क हो गए तो वो नरगे में आए हुए हरनों की तरह मारे जाएंगे। हेलीकॉप्टर फिजा में दोबारा मौलिक हो गया था, जबकि जीपों से उतरने वाले फौजी वहीं इधर उधर बिखर कर इंतहाई चौंकने अंदाज में चारों तरफ देख रहे थे। चंद फौजी उस खुले रास्ते से अंदर चले गए थे। उन्होंने अब यहाँ हर जगह हमें तलाश करना है, हम बहरहाल इतने महफूज नहीं हैं, जोलिया ने इंतहाई तशवीश भरे लहजे में कहा। हम इस वक्त तलवार की धार पर मौजूद हैं, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, इमरान ने कहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने उन फौजियों को वापस आते देखा जो खुले हुए रास्ते से सिक्योरिटी विंग में गए थे, और फिर वो काफी देर तक बातें करते रहे। फिर उनमें से एक आदमी ने ट्रांसमीटर पर शायद हेलीकॉप्टर के पायलट से बातचीत की। उसके बाद वो सब जीपों पर सवार हो गए और जीपें फैलकर इधर उधर दौड़ने लगीं और फिर उस तरफ को आने लगीं जिधर इमरान और उसके साथी मौजूद थे।
जबकि हेलीकॉप्टर भी आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर आगे बढ़ता हुआ आ रहा था। इमरान और उसके साथी दुम साधे खामोश पड़े हुए थे। जीपों का रुख भी उधर ही था, इसलिए इमरान का दिल बुरी तरह धड़कने लगा, क्योंकि हालात यकसर उनके खिलाफ थे और उनका मारा जाना यकीनी नजर आ रहा था। लेकिन इमरान उसी तरह बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा और फिर अचानक ये देखकर उनका दिल बेइख्तियार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा कि जीपें उनके चारों तरफ से होती हुई आगे बढ़ती चली गईं। ऊपर से हेलीकॉप्टर भी गुजरता हुआ आगे चला गया और बड़ी और ऊंची झाड़ियों में बेहिस्सो हरकत पड़े हुए इमरान और उसके साथी वैसे ही पड़े रहे। जीपें आगे बढ़ने के बाद दूसरी तरफ चली गईं। उसके साथ ही हेलीकॉप्टर भी उधर मुड़ गया तो इमरान ने इत्मीनान का एक तवील सांस लिया। इसे कहते हैं अल्लाह ताला की रहमत कि इतने करीब से गुजरने के बावजूद वो हमें मार्क नहीं कर सके, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे खुद हैरत हो रही है। हालांकि झाड़ियों में हमारे लिबास या इसका कोई ना कोई हिस्सा उन्हें बहरहाल नजर आ जाना चाहिए था, जोलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। उनके जहन में ये बात बैठ चुकी है कि हम यहां से जा चुके हैं, इसलिए उन्होंने बारीक बीनी से माहौल का जायजा नहीं लिया, और अगर हम में से कोई मामूली सी हरकत भी कर देता तो हम सब वाकई यकीनी मौत की जिद में आ जाते, इमरान ने कहा। अब क्या प्रोग्राम है? क्या वाकई हमें वापस जाना होगा? जोलिया ने कहा। नहीं, हमने बहरहाल अपना मिशन मुकम्मल करना है। इन जीपों और हेलीकॉप्टरों को जाने दो, वरना हो सकता है कि ये दोबारा वापस आ जाएं। हो सकता है कि उनके ज़हन में हो कि हम जहां छुपे हुए होंगे बाहर आ जाएंगे, इमरान ने कहा। तो जोलिया ने इस बात में सर हिला दिया। काफी देर बाद उन्हें चक्कर काटकर जीपें वापस जाती दिखाई दी। हेलीकॉप्टर भी उनके साथ साथ था और फिर हेलीकॉप्टर और जीपें उसी रास्ते से वापस चली गईं जिधर से आई थीं। जब हेलीकॉप्टर उनके सरों से गायब हो गया तो इमरान उठकर खड़ा हो गया। उसके साथ जोलिया भी और दूसरे साथी भी उठकर खड़े हो गए। इस बार अल्लाह ताला ने खसूसी मदद की है इमरान साहब, वरना हम बुरी तरह फंस गए थे, सफ्तर ने करीब आते हुए कहा। इसे कहते हैं आंखों में धूल झोंकना। बहरहाल आओ अब अपना मिशन मुकम्मल करें, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर वो सब दौड़ते हुए वापस उस खुले रास्ते की तरफ बढ़ते चले गए। सफदर और कैप्टन शकील यहीं रुकेंगे ताकि कोई और ग्रुप अचानक ना आ जाए। तनवीर और जोलिया मेरे साथ आएंगे, इमरान ने कहा। तो सफदर और कैप्टन शकील वहीं रुक गए, जबकि इमरान तनवीर और जोलिया समेत आगे बढ़ता चला गया। लेकिन अंदर जाकर हम करेंगे क्या? जोलिया ने कहा। कोशिश, इमरान ने मुख्तसर से जवाब दिया। और थोड़ी देर बाद वो तीनों एक बार फिर उस मशीन रूम में पहुंच गए, जहां लाशें वैसे ही पड़ी हुई थीं, जबकि तमाम मशीनरी तबाह हो चुकी थी। इमरान ने मशीन रूम की साइडों का जायजा लिया, लेकिन वहां उसके मतलब की कोई चीज मौजूद ना थी। अब वाकई और कोई रास्ता नहीं है सिवाय उसके कि हम वापस चले जाएं और सुपर मेगा बम की कसीर तादाद लेकर वापस आएं, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। लेकिन उसी लम्हे फोन की घंटी बज उठी तो वो सब बेइख्तियार चौंक पड़े। इमरान ने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान ने लहजा बदल कर कहा। कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से डॉक्टर जोसेफ की आवाज सुनाई दी। मेजर हाक्सन बोल रहा हूं। आप कौन हैं और कहां से बात कर रहे हैं?
इमरान ने फौजी लहजे में बात करते हुए कहा। मेजर हॉक्सन? कौन मेजर हॉक्सन? मैं डॉक्टर जोसेफ बोल रहा हूं, लेबोरेटरी इंचार्ज। दूसरी तरफ से इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा गया। मैं मिलिट्री मेजर हूं, मुझे हुक्म दिया गया था कि यहाँ मौजूद गैर मुल्की एजेंटों का खात्मा करें, लेकिन हम यहाँ हर तरफ चेकिंग कर चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई आदमी मौजूद नहीं है, इमरान ने कहा। इतनी जल्दी वो लोग कहां जा सकते हैं? डॉक्टर जोसेफ ने कहा। वो अगर एजेंट हैं जनाब, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ वो मौजूद नहीं हैं और अब हम भी वापस जा रहे हैं, इमरान ने कहा। क्या वाकई वो लोग बाहर मौजूद नहीं? डॉक्टर जोसेफ ने कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूं, आपको आखिर यकीन क्यों नहीं आता? इमरान ने भी सख्त लहजे में कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट ऊपर आई थी। अल्लाह ताला हमारी मदद कर रहा है, थोड़ी ही देर में लाजमन रास्ता खुल जाएगा, इमरान ने कहा। तो तनवीर और जोरिया बेख्तियार उछल पड़े। कैसे ख्याल आया है तुम्हें? जोलिया ने हैरान होकर कहा। डॉक्टर जोसेफ के लहजे से महसूस हो रहा था कि वो खुद यहाँ आकर चेकिंग करना चाहता है या उसे यहाँ से किसी चीज की जरूरत है। कुछ न कुछ बहरहाल है और जो कुछ है वो सामने आ जाएगा। आओ, हमें उस तय खाने में होना चाहिए जहाँ रास्ता खुलेगा, इमरान ने कहा। तो जोलिया और तनवीर दोनों ने इस बात में सर हिला दिए और फिर वो उस तय खाने में पहुंच गए जहां एक दीवार वाकई रेड ब्लॉक्स की बनी हुई थी, जबकि बाकी 3 दीवारें आम मटेरियल की थीं। वो तीनों वहां खड़े रहे, लेकिन जब काफी देर गुजर गई और कुछ न हुआ, तो जोलिया और तनवीर के चेहरों पर हल्की सी मायूसी के तअसुरात उभरने लगे। लेकिन इमरान उसी तरह मुतमईन और पुरउम्मीद नजर आ रहा था। हम वक्त जाया कर रहे हैं, बाहर से कोई न कोई यहाँ पहुंच जाएगा, वो ये जगह खाली तो नहीं छोड़ सकते, तनवीर ने कहा। घबराने की जरूरत नहीं है तनवीर, डॉक्टर जोसेफ ने बहरहाल फौजियों के वापस जाने का इंतजार तो करना ही है, इमरान ने कहा। लेकिन जब मजीद काफी देर गुजर गई तो इमरान ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। इस बार हर अंदाजा गलत साबित हो रहा है, इमरान ने कहा। मैं तो कह रहा हूं कि यहाँ सारे बम इकट्ठे करके फायर कर दो, लेकिन तुम मान ही नहीं रहे, तनवीर ने कहा। तनवीर दुरुस्त कह रहा है, ये रेड ब्लॉक्स की सालम और ठोस दीवार नहीं है, यहाँ रास्ता है, इसलिए इसमें लामहला खिला मौजूद होगा, जोलिया ने कहा। तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। ओह, वाकई इस बात का तो मुझे ख्याल ही ना आया था। वेरी सैड, खामखा वक्त जाया किया। गुड शो तनवीर और जोलिया, आज तुम्हारा दिन है, जाओ जाकर सफदर और कैप्टन शकील को बुला लाओ, वाकई हमें ऐसा ही करना चाहिए था, इमरान ने कहा। तो जोलिया और तनवीर दोनों के चेहरे खिल उठे और फिर तनवीर तेजी से मुड़ा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद सफदर और कैप्टन शकील तनवीर के साथ वापस आ गए और चंद लम्हों बाद उन तीनों ने जेबों में मौजूद तमाम बम निकालकर उन्हें ऑन किया और दीवार के दरमियानी हिस्से की जड़ में रखकर वो सब तेजी से पीछे हटते चले गए। चंद लम्हों बाद एक खौफनाक धमाका हुआ और पूरे तहखाने में धुआं सा छा गया। लेकिन जब धुआं छटा तो ये देखकर सबके मुंह बन गए कि वहां दीवार में मामूली सा रखना भी नमूदार न हुआ था।
اب اور تو کوئی صورت نہیں کہ ہم واپس جائیں، تنویر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ارے اتنی جلدی حوصلہ چھوڑ گئے؟ تمہیں تو میرا رقیب ہونے کا اعزاز حاصل ہے، تمہیں تو انتہائی حوصلہ مند ہونا چاہیے، عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ مذاق کرنے کا وقت ہے، نان سینس، جولیا نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کو تو موقع ملنا چاہیے دل میں بھرے ہوئے زہر کو نکالنے کا، تنویر نے بھی غصیلے لہجے میں کہا۔ کمال ہے، جب میں تمہاری تعریف کروں تو میرے دل میں کوئی زہر نہیں ہوتا، جب نہ کروں تو زہر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ بہرحال بے فکر رہو، تمہاری ترکیب کامیاب رہے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسے؟ سارے بم تو فائر ہو گئے ہیں، اب تو سوائے مشین پسٹل اور مشین گنوں کے اور کچھ نہیں ہے، تنویر نے کہا۔ عمران صاحب، ہم اس وقت بے حد نازک صورتحال سے دوچار ہیں، لازماً سیکورٹی ونگ میں کوئی نہ کوئی ٹیم آ جائے گی اور ہمارے پاس جان بچانے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ انتظار کرو۔ اس خوفناک دھماکے کی آواز اور لرزش لیبارٹری میں لازماً سنی اور محسوس کی گئی ہوگی، اور ان کے نقطہ نظر سے سیکورٹی ونگ خالی ہے، اس لیے وہ چیکنگ کرنے لازمی آئیں گے، عمران نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس دھماکے کی وجہ سے وہ نہیں آئیں گے، انہیں خطرات لاحق ہو جائیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اسی لمحے انہیں اوپر سے فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ وہ چیک کر رہے ہیں، عمران نے کہا۔ کافی دیر تک گھنٹی بجتی رہی، پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ سب تہہ خانے میں موجود رہے اور پھر کچھ دیر بعد اچانک انہیں دیوار کی طرف سے ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنائی دینے لگیں تو وہ سب بے اختیار اچھل پڑے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب یکلخت ایک سائیڈ میں ہوتے چلے گئے۔ چند لمحوں بعد دیوار درمیان سے یکلخت اس طرح غائب ہو گئی جیسے اس کا وہاں کوئی ٹکڑا موجود ہی نہ تھا، اور اس جگہ بننے والے خلا سے ایک نوجوان جس کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا اچھل کر باہر آیا تھا۔ کے ساتھ کھڑے ہوئے عمران نے بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ بڑھایا اور دوسرے لمحے وہ آدمی گھوم کر اس کے سینے سے آ لگا۔ عمران نے دوسرا ہاتھ اس کے کھلتے ہوئے منہ کے آگے کر دیا۔ دوسرے لمحے ایک ادھیڑ عمر آدمی تیزی سے باہر آیا ہی تھا کہ دوسری طرف موجود صفدر اس پر جھپٹ پڑا، اور وہ بھی منہ سے کوئی الفاظ نہ نکال سکا۔ اس کے ہاتھ میں بھی مشین پسٹل تھا جو نیچے گر گیا تھا، جبکہ پہلے آدمی کے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل بھی نیچے گرا تھا۔ لیکن اس وقت جب دوسرا آدمی قابو میں آ چکا تھا، چند لمحوں تک جب کوئی اور آدمی باہر نہ آیا تو عمران نے جولیا کو اشارہ کیا تو جولیا تیزی سے آگے بڑھی اور اس خلا میں داخل ہو گئی۔ اس کے پیچھے تنویر اور آخر میں کیپٹن شکیل بھی اندر داخل ہو گئے۔ اسے بے ہوش کر دو اور ساتھ لے آؤ، عمران نے صفدر سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے سینے سے لگے ہوئے آدمی کے منہ سے ہاتھ اٹھا کر اس کے سر پر رکھ کر اسے مخصوص انداز میں جھٹکا دیا تو ہلکی سی چیخ اس آدمی کے منہ سے نکلی اور اس کا جسم ڈھیلا پڑتا چلا گیا۔ صفدر نے بھی ایسی ہی کارروائی اپنے آدمی کے ساتھ کی اور وہ انہیں اٹھائے ہوئے اس خلا کی دوسری طرف داخل ہو گئے۔ یہ ایک خالی بڑا سا کمرہ تھا جس کا دوسرا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ان کے ساتھی وہاں موجود نہ تھے۔ عمران نے اٹھائے ہوئے آدمی کو ایک طرف ڈال دیا، جبکہ صفدر نے بھی اس کی پیروی کی اور پھر وہ دونوں تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ اسی لمحے انہیں دور سے مشین پسٹل کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اوہ، تنویر نے اپنی کارروائی شروع کر دی ہے،
इमरान ने कहा तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक हॉल में दाखिल हुए तो वहां जोलिया अकेली मौजूद थी और वहां 4 अफराद फर्श पर लाशों की सूरत में पड़े नजर आ रहे थे। अपनी शक्ल सूरत और अंदाज से वो साइंसदान ही दिखाई दे रहे थे। ये कमरा मशीन रूम लगता था क्योंकि यहाँ 8 के करीब मशीनें दीवारों के साथ नस्ब थीं। उनमें से एक मशीन चल रही थी। इमरान तेजी से उस मशीन की तरफ बढ़ता चला गया। चंद लम्हों तक वो इस मशीन को देखता रहा, फिर उसने मशीन को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद मशीन से हल्की सी सीटी की आवाज के साथ ही दूर से उन्हें गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दी और फिर मशीन खुद ब खुद ऑफ हो गई तो इमरान पीछे हट गया। उसी लम्हे तनवीर और कैप्टन शकील अंदर दाखिल हो गए। 2 आदमी और थे, उन्हें भी खत्म कर दिया है, तनवीर ने कहा। वो दोनों जो बेहोश पड़े हैं उन्हें उठा लाओ, मैंने रास्ता बंद कर दिया है, इमरान ने कहा तो सफदर और कैप्टन शकील तेजी से मुड़े और मशीन रूम से बाहर निकल गए। इमरान तमाम मशीनों को गौर से देख रहा था कि अचानक मेज पर पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान ने डॉक्टर जोसेफ की आवाज और लहजे में कहा। आर्चर बोल रहा हूं डॉक्टर जोसेफ, आप बेफिक्र रहें, मेरे खसूसी आदमी जल्दी सिक्योरिटी विंग में पहुंच रहे हैं और पाकिस्तानी एजेंटों को भी पूरे जॉर्जिया में तलाश किया जा रहा है। आप बेफिक्र होकर काम करते रहें, आर्चर की तेज आवाज सुनाई दी। यस सर, ठीक है, इमरान ने जवाब दिया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने भी रिसीवर रख दिया। सफदर और कैप्टन शकील इस दौरान इन दोनों बेहोश अफराद को उठाए वापस आ गए थे। उन्होंने इन दोनों को कुर्सियां पर डाल दिया। कोई रस्सी ढूंढो, अब इन दोनों ने बताना है कि फार्मूला कहाँ है, इमरान ने कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिए। लेकिन इमरान साहब, अगर सिक्योरिटी विंग में कोई ग्रुप आ गया तो फिर हम यहां से बाहर कैसे जाएंगे, सफदर ने कहा। फिलहाल अपना मिशन मुकम्मल कर लें, फिर इस बारे में भी सोचेंगे, इमरान ने कहा और फिर थोड़ी देर बाद रस्सियां तलाश करके लाई गईं और इन दोनों बेहोश अफराद को रस्सियों से बांध दिया गया। अब उन्हें होश में लाओ, इमरान ने कहा तो सफदर और कैप्टन शकील ने आगे बढ़कर इन दोनों के मुंह और नाक दोनों हाथों से बंद कर दिए। चंद लम्हों बाद जब उनके जिस्मों में हरकत के तस्वीरात नमूदार होने लगे तो उन्होंने हाथ हटाए और पीछे हट गए। तुम कौन हो? क्या मतलब? तुम वो पाकिस्तानी एजेंट? ओह ओह, उनमें से एक ने जो 1.5 उम्र था बोलते हुए कहा तो इमरान के चेहरे पर इत्मीनान के तस्वीरात उभर आए क्योंकि वो आवाज से ही पहचान गया था कि ये डॉक्टर जोसेफ है और उसे यही फिक्र लाहक थी कि कहीं डॉक्टर जोसेफ हलाक ना हो गया हो। ऐसी सूरत में फार्मूला तलाश करना मुश्किल हो जाएगा। ये क्या है? ये क्या है? ये कौन है? उस ही लम्हे दूसरे आदमी ने भी होश में आकर हैरत भरे लहजे में कहा। डॉक्टर जोसेफ, तुमने हमारा रास्ता रोकने की कितनी कोशिश की, लेकिन देखो हम यहाँ लेबॉर्ट्री में अल्लाह ताला के फजलो करम से जिंदा सलामत मौजूद हैं, इमरान ने कहा। तुम मुझे कैसे जानते हो? क्या मतलब? डॉक्टर जोसेफ ने कहा।
तुम्हारी आवाज में अच्छी तरह जानता हूं। अब मेरी बात सुन लो। हमने रास्ता दोबारा बंद कर दिया है, इसलिए अब बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता। तुम दोनों के अलावा यहाँ मौजूद तमाम अफराद हलाक हो चुके हैं। यहाँ पड़ी हुई लाशें तुम्हें नजर आ रही होंगी, इमरान ने इस बार कदरे सख्त लहजे में कहा। वो धमाका तुमने किया था? ओह ओह, मैं डॉक्टर हेनरी से कहता रहा कि ये धमाका पाकिस्तानी एजेंटों ने ही किया होगा, लेकिन ये ना माना। उसका ख्याल था कि बाहर ब्लास्टिंग बम वगैरह दूर से फायर हो रहे हैं। हमें चेक करना चाहिए, डॉक्टर जोसेफ ने साथ बैठे हुए जवान की तरफ देखते हुए कहा। अब मुझे क्या मालूम था कि ये लोग यहाँ मौजूद होंगे, जबकि फौज ने यहाँ और बाहर मुकम्मल चेकिंग कर ली थी, उस जवान ने मुंह बनाते हुए कहा। डॉक्टर जोसेफ, तुम और तुम्हारा साथी हेनरी साइंसदान हैं और हम साइंसदानों की दिल से कदर करते हैं। तुम्हारे और साथी सिर्फ इसलिए हलाक कर दिए गए हैं कि उन्होंने हमारा मुकाबला करने की कोशिश की थी। हम तुम दोनों को जिंदा छोड़कर और लेबॉर्ट्री तबाह किए बगैर वापस जा सकते हैं, बशर्ते कि तुम मुझे वो फार्मूला दे दो जो पाकिस्तानी साइंसदान से तुमने हासिल किया था। सोलर एनर्जी की माइक्रोचिप का फार्मूला, इमरान ने कहा। वो साइंसदान बगैर कुछ बताए हलाक हो गया था, इसलिए हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला मौजूद नहीं है, डॉक्टर जोसेफ ने कहा। तुम क्या कहते हो डॉक्टर हेनरी? इमरान ने नौजवान आदमी से मुखातिब होकर इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। डॉक्टर जोसेफ दुरुस्त कह रहे हैं, तुम यकीन करो, डॉक्टर हेनरी ने कहा। फिर डॉक्टर जोसेफ से ही बात होगी, तुम तो आराम करो, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा, और उसके साथ ही उसने जेब से हाथ निकाला और दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की आवाज के साथ ही डॉक्टर हेनरी के हल्क से इंतहाई कर्बनाक चीख निकली और उसका बंधा हुआ जिस्म चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया, जबकि उसके साथ बैठे हुए डॉक्टर जोसेफ की गर्दन शिद्दत खौफ से ढलक गई थी। जाहिर है वो साइंसदान था। उसने कभी इस अंदाज में अपने सामने किसी को इतनी कर्बनाक हालत में मरते हुए नहीं देखा था, इसलिए वो बेहोश हो चुका था। इसे होश में ले आओ, अब ये सच बता देगा, इमरान ने उसी तरह सख्त लहजे में कहा। तो सफदर ने आगे बढ़कर डॉक्टर जोसेफ का नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया और चंद लम्हों बाद जब उसके जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने लगे तो उसने हाथ हटा लिए और थोड़ी देर बाद डॉक्टर जोसेफ चीख मारकर होश में आ गया। उसके चेहरे पर इंतहाई खौफ के तसरात थे। तुमने देखा डॉक्टर जोसेफ कि मौत किस कदर भयानक चीज है। अब बताओ, जल्दी बोलो वरना मैं ट्रैगर दबा दूंगा। इमरान का लहजा इस कदर सर्द था कि उसके अपने साथियों के जिस्मों में भी सर्दी की लहरें सी दौड़ती चली गईं। मम मैं बताता हूं, मुझे मत मारो। मैं बताता हूं, फार्मूला मेरे ऑफिस की दीवार में खुफिया सेफ में मौजूद है। डॉक्टर जोसेफ ने खौफ की शिद्दत से तकरीबन हज़ियानी लहजे में कहा। इसे खोलकर साथ ले जाओ और फार्मूला ले आओ। अगर ये मामूली सी भी चूं चरां करे तो इसे हलाक कर देना, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तो सफदर तेजी से आगे बढ़ा और उसने एक गांठ खोलकर रस्सियां हटा दी
डॉक्टर जोसेफ ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका जिस्म खौफ से बुरी तरह कांप रहा था कि उससे उठा न जा रहा था। सफदर ने उसका बाजू पकड़कर एक झटके से उसे सीधा खड़ा कर दिया। सफदर के अंदाज में इंतहाई जरहानापन था। मम मम मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मम मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। डॉक्टर जोसेफ की हालत वाकई खराब थी। अगर तामन करोगे तो जिंदा रहोगे, इमरान ने कहा, और फिर सफदर उसे बाजू से पकड़े बैरूनी दरवाजे की तरफ ले गया तो कैप्टन शकील उसके पीछे चल पड़ा। यहाँ कोई बम वगैरह तो नहीं होगा? फिर इस लेबॉर्ट्री को कैसे तबाह किया जाएगा? जोलिया ने कहा। कुछ न कुछ तो करेंगे, पहले फार्मूला तो मिल जाए, इमरान ने कहा। उसकी पेशानी पर उभरी हुई लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। थोड़ी देर बाद सफदर और कैप्टन शकील डॉक्टर जोसेफ को साथ लिए वापस आए तो सफदर के हाथ में एक फाइल मौजूद थी। इसे बिठा दो और ख्याल रखना, इमरान ने आगे बढ़कर सफदर के हाथ से फाइल लेते हुए कहा, और फिर उसने फाइल खोली। उसमें कंप्यूटर कोडिंग में तहरीर मौजूद थी। फाइल में 10 सफ़हात थे। इमरान खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठा उन्हें उसी तरह पढ़ रहा था जैसे ये कंप्यूटर कोडिंग की बजाय कोई आम सी तहरीर हो, और फिर आखिरी सफ़ा पढ़कर उसने फाइल तह करके अपने कोट की अंदरूनी जेब में रख ली। इसकी माइक्रोफिल्म कहाँ है डॉक्टर जोसेफ? इमरान ने डॉक्टर जोसेफ से मुखातिब होकर कहा, जो अब दोबारा कुर्सी पर बैठा हुआ था, जबकि सफदर और कैप्टन शकील उसकी साइडों पर बड़े चौकिन्ना अंदाज में खड़े थे। अभी माइक्रोफिल्म नहीं बनाई गई, डॉक्टर जोसेफ ने जवाब दिया, और इमरान उसके लहजे से ही समझ गया कि वो दुरुस्त कह रहा है। अब ये बता दो कि इस लेबॉर्ट्री का दूसरा रास्ता कहाँ है और वो किस तरह खुलता है, इमरान ने कहा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, वही रास्ता है जहां से तुम अंदर आए हो, डॉक्टर जोसेफ ने जवाब दिया, और फिर उससे पहले कि मजीद कोई बात होती फोन की घंटी बज उठी। इसका मुंह बंद कर दो, इमरान ने कहा तो सफदर ने डॉक्टर जोसेफ के मुंह पर हाथ रख दिया और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, यस, डॉक्टर जोसेफ बोल रहा हूं, इमरान ने डॉक्टर जोसेफ की आवाज और लहजे में कहा तो डॉक्टर जोसेफ के चेहरे पर हैरत के तअसुरात फैलते चले गए। मैं सिक्योरिटी विंग से साइमन बोल रहा हूँ, कर्नल साइमन ऑफ व्हाइट शैडो। मेरे साथ 10 साथी हैं और हमने सिक्योरिटी विंग का चार्ज संभाल लिया है, लेकिन यहाँ की तमाम मशीनरी तबाह कर दी गई है और रास्ता भी हमें खुला हुआ मिला है। अलबत्ता एक हैरत अंगेज बात भी हमने चेक की है कि नीचे तहखाने में रेड ब्लॉक्स की दीवार के सामने 2 मशीन पिस्टल जमीन पर इस तरह पड़े हुए मिले हैं जैसे अचानक किसी के हाथों से गिरे हों। क्या लेबॉर्ट्री का रास्ता इस रेड ब्लॉक्स की दीवार से नमूदार होता है? दूसरी तरफ से कहा गया। रेड ब्लॉक्स की दीवार में रास्ता कैसे हो सकता है कर्नल साइमन? इस तरह तो रेड ब्लॉक्स की दीवार बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। रास्ता दूसरी तरफ है, लेकिन चीफ आर्चर के हुक्म की वजह से वो मैं तुम्हें भी नहीं बता सकता। तुम इन पाकिस्तानी एजेंटों को चेक करो, वो लाजमन दोबारा हमला करने आएंगे
उनके खात्मे के बाद ही नई चेकिंग मशीनरी नस्ब की जा सकती है। फिलहाल ऐसा नहीं हो सकता, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ओके, आप तो महफूज हैं ना? दूसरी तरफ से कहा गया। हमारी फिक्र न करो, हम मुकम्मल तौर पर महफूज हैं, इमरान ने कहा। ओके, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही रब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। खासा ज़हीन आदमी है ये कर्नल साइमन। डॉक्टर जोसेफ और डॉक्टर हेनरी के हाथों में मशीन पिस्टल थे जो नीचे गिर गए और वहीं पड़े रह गए थे। इमरान ने कहा तो उसके साथियों ने इस बात में सर हिला दिए। हाँ तो डॉक्टर जोसेफ, अब आखिरी बार कह रहा हूं कि रास्ता बताकर अपनी जान बचा लो, वरना मुझे मालूम है कि तुम्हारे ऑफिस में लेबॉर्ट्री का तफसीली नक्शा मौजूद होगा। उसे हम रास्ता तलाश कर लेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है, लेकिन तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। हाँ या ना में जवाब दो। इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। उसके साथ ही उसने मशीन पिस्टल का रुख डॉक्टर जोसेफ के सीने की तरफ कर दिया। मम मैं दुरुस्त कह रहा हूं, कोई रास्ता नहीं है। मैं दुरुस्त कह रहा हूं, डॉक्टर जोसेफ ने कहा। ये तमाम भारी मशीनरी क्या इस तंग रास्ते से यहां पहुंची है? इमरान ने काट खाने वाले लहजे में कहा। वो तो स्पेशल वे था जो बंद कर दिया गया है, डॉक्टर जोसेफ ने कहा। कहाँ है वो रास्ता? उसकी तफसील बताओ, इमरान ने कहा। मुझे मालूम नहीं, मैं तो बाद में आया था। पहले यहाँ इंचार्ज डॉक्टर विल्सन था जो हलाक हो गया था, डॉक्टर जोसेफ ने जवाब दिया। लेकिन इमरान इस बार उसके लहजे से ही समझ गया कि वो गलत बयानी कर रहा है, इसलिए उसने ट्रैगर दबा दिया। दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की आवाज के साथ ही डॉक्टर जोसेफ के हल्क से हल्की सी चीख निकली और उसके साथ ही उसका फड़कता हुआ जिस्म साकित हो गया। आओ, अब हमने खुद ही रास्ता तलाश करना है, इमरान ने कहा तो उसके साथियों ने इस बात में सर हिला दिए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।